नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन। आई मीन लिटरली सारा एजुकेशन, बिकॉज आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक, सारे टेक्स्ट बुक, सारी किताबें, सब कुछ यहाँ मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड न सिर्फ इंग्लिश मीडियम में बल्कि हिंदी मीडियम में भी। और ये सारे सेशन, सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से। और इन तीनों ही माध्यम पे आप जब भी कोई भी सेशन देखते हैं, कितनी भी बार देखते हैं, आपको उसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर, जब तक आप देखना चाहें। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं करवाता मैनेज ब्रेन्स, ना ही आपके सिर्फ स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी आपको करवाई जाती है मैनेज ब्रेन्स के टीचर्स के द्वारा। आईआईटी जेई हो गया, नीट हो गया, ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी, सारे एग्जाम्स की तैयारी हम आपको कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपके एनटीएससी में मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी, इन सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं आपके सारे टीचर्स। मैं राहुल वरियानी, आपका मैथ्स मेंटर, आपको पढ़ाता हूँ एनटीएससी में मैथ्स पार्ट। और मैथ्स में अब तक हम काफ़ी सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। एंड यस, क्योंकि ये पिछले सालों में आ चुके हैं एंड किसी ना किसी स्टेट में पूछे जा चुके हैं, तो हाई चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। कृपया ध्यान रखें, सावधानी बरतें और आराम से सॉल्व करें, गलती करने पे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए 2018 से लेकर 20 तक 2 इयर्स के सवाल है। 18, 19 और 19, 20 इन 2 इयर्स में जितने सवाल अलग अलग राज्यों में पूछे गए हैं, सारे हमने कंबाइन करके यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश स्टेट का है ये सवाल। 2019-20 में आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। सबसे पहला जो सबसे लेटेस्ट ईयर है वो सबसे पहले पूछा है हमने। चलो, अगर आपको दिया है कि 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है भैया? 1, 2, 3 पॉइंट है यहाँ पे। ये रहा A, 2A, 3A, 3A एंड 3-1। और ये क्या है? ये कोलिनियर है, अर्थात सर ये तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब कोलिनियर होने का इस चैप्टर में मतलब है कि इन तीनों का जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो वो बनेगा ही नहीं, और जो चीज बनेगी नहीं उसका एरिया कितना होगा? 0। तो कोलिनियर होने का सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि एरिया हो जाएगा 0। और ये हमने पहले प्रैक्टिस किया है, रिवाइज भी किया है हमारे प्रीवियस सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जहां पे हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू किया है एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अगर आपने ये पिछले सेशंस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया एरिया इज इक्वल टू 0 आ गया, हमें ये पता है कोलिनियर होने का मतलब। आपको क्या पता लगाना है? आपको जो महाशय है ए, इनकी वैल्यू पता लगानी है। आसान सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। सर क्या करेंगे? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें सिखाया गया है, बस उसी को हम यूज करेंगे। तो एरिया इज हाफ ऑफ, सबसे पहले आता है x1, तो यहां पे है a, फिर ब्रैकेट में सर y2 माइनस y3, तो 3a माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 3a, दैट इज योर प्लस x2। अब जब x2 हो गया तो उसके साथ वाला नहीं पूछेंगे, x3 एंड पहले वाले को पूछेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 2a। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाएगा x3, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3 एंड यहां पे हो जाएगा 2a माइनस 3a। चलिए, ये आपने क्या किया? y1 माइनस y2 भी कर दिया, ऐसे करके सब माइनस हो गए। अब एरिया क्योंकि 0 है तो मैं यहां AR की जगह लिख दे रहा हूं कितना? 0। 0 इंटू 2 करोगे भैया 0 मिलेगा, तो 0 इक्वल टू दिस इज, जब आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर माइनस a, यहां पे हो जाएगा प्लस 3a। सारे ब्रैकेट को अंदर वाले हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई करके। 3 2 जा सर माइनस 6a स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा प्लस 2 में से 3 गया, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो मतलब -1, -1a इंटू 3a, तो मतलब हो जाएगा -3a। कृपया कैलकुलेशंस पे विशेष ध्यान दें, अगर आपने छोटी सी भी सिल्ली सी मिस्टेक कर दी तो आपके नंबर 0 हो जाएंगे भैया सवाल में। बाद में बोलना मत कि सर बताया नहीं। अब यहाँ पे देखो 3a और a, 3 और एक 3a पॉजिटिव है, एक 3a नेगेटिव है। ये देखो 3a पॉजिटिव 3a नेगेटिव तो हो जाएंगे कैंसिल। अब क्या बचा? सर 3a स्क्वायर माइनस a
-6a²। अगर लाइक टर्म्स है तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे, तो 0 इक्वल टू 3a² और -6a² हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास बचेगा -3a² -a, यही बचेगा। ठीक है, अब आप चाहें दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3a -a, 3a² -a। आपने क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो दोनों पॉजिटिव बन गए। सर लेकिन माइनस साइन गया क्या, यही है बेटा, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो, बचा क्या 3a² +a। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू, एक तो आ जाएगा a कॉमन, अंदर बचेगा 3a + 1। ठीक है, यहां पे मिल गए आपको दो फैक्टर्स। अब क्योंकि आपके दो फैक्टर्स आपको मिल गए हैं तो आप केवल क्या करेंगे, यहां पे उनको सॉल्व करके a की वैल्यू पता लगाएंगे। देखो एक a की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, एक a की वैल्यू हो जाएगी 0, पर यह वैल्यू REJECT अर्थात रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो मतलब 3 पॉइंट की जगह 2 ही पॉइंट बच जाएंगे, क्योंकि भैया आप इनको भी बोल रहे हैं 0 0, इनको भी बोल रहे हैं 0 0, तो 3 पॉइंट क्या हुए, तो 2 ही हुए ना, तो फिर इसीलिए a इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिजेक्ट। बचा क्या दूसरा बचा सर 3a + 1। अब ये भी है शून्य के बराबर, तो 3a हो जाएगा -1 के बराबर, तो a की वैल्यू -1/3 आनी चाहिए। क्या ऑप्शन उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है सर, ऑप्शन डी -1/3। अच्छा, एक विशेष बात, कई बार पता है ऑप्शन में कैसा होता है, एक ऑप्शन होगा -13 और आप जल्दी में होते तो 1/3 की जगह 13 मार्क करते हुए आगे बढ़ जाते, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, बहुत केयरफुली अपने ऑप्शंस को मार्क करना है। कंप्यूटर जी से अब यहाँ पे हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे, उनका जवाब क्या आ रहा है देखते हैं, बिकॉज वो सही जवाब देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, ऑप्शन डी के आगे ग्रीन टिक मतलब हरा सिग्नल, और ग्रीन सिग्नल मतलब लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, 3 पॉइंट है देखो, ए बी, बी सी और सी ए, है ना, इज एट द ओरिजिन। अब सेंट्रॉइड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में पूछा गया था भाई ये सवाल 2019-20 में, ठीक है। सेंट्रॉइड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं बेटा, बादाम खाइए, याद हो जाएगा। रिवाइज करवा दूं तो भैया सेंट्रॉइड होता है सर a + b + c होल डिवाइड बाय 3। अब सर यहां पे देखोगे आप, a हो जाएगा x1 x2 और ये x3, और हमने यही पढ़ा है x1 + x2 + x3 होल डिवाइड बाय 3 इज द सेंट्रॉइड का वैल्यू। कौन सा सेंट्रॉइड? पहला वाला x, ठीक है। हालांकि ओरिजिन पे है तो मतलब x की जगह क्या लिखोगे सर, x की जगह लिख देंगे 0, क्योंकि ओरिजिन पे है भाई, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। अब 3 × 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a + b + c। अब यहां देखो सवाल बनाने वाले का जादू, उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ लिया, सेंट्रॉइड पूछ लिया, और आपसे कक्षा 9वीं की एक थ्योरम भी पूछ रहा है। अब देखो तो भैया ऐसा है, यही तो ऐसा होता है एग्जाम में, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे एनटीएससी हो, चाहे आईटीजेई हो, चाहे कोई और पेपर हो, जो बड़े लेवल का पेपर होता है वहां पे एक ही सवाल में आपसे 2-3 तरीके के कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। अगर तो आपको कक्षा 9वीं की प्रॉपर्टीज याद नहीं है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की, तो यहां आप अटक के रह जाएंगे कि आगे क्या करना है, परंतु आपको याद है तो इसके बाद का आंसर आपके लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। देखो ये जो रिजल्ट है a + b + c = 0, ये अगर आपने x की टर्म्स लिए तब भी आएगा, y की टर्म्स लेंगे तब भी आएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड में दोनों होते हैं x और y, तो y लेंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। अब आ जाते हैं यहां पे, सर अगर a + b + c 0 है तो उससे हम लोग a³ + b³ + c³ कैसे निकालेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर दोनों साइड्स का होल क्यूब कर दो, तो बेटा वो करते करते ये जो है ना काले बाल ये क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, और आपके दांत वांत गिर जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि थोड़ा जल्दी कर लें। तो सर जल्दी कैसे करेंगे, तो भैया प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि अगर a + b + c की वैल्यू 0 है तब a³ + b³ + c³ की वैल्यू निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो कहती है कि a³ + b³ + c³ वुड बी इक्वल टू 3abc। व्हेन नॉट ऑलवेज, कब होता है ये,
कब होता है? जब भैया सावन के महीने में बारिश पड़ती है। नहीं मुन्ना, कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वुड बी इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन डी के रूप में दिख रहा है, तो उसको हम मार्क करेंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। देखो पहला पार्ट सवाल का कक्षा 10वीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा पार्ट सवाल का कक्षा 9वीं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 जहां तक मुझे याद है लास्ट एक्सरसाइज, उसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक ही क्वेश्चन है, एक या दो, वहां से इन्होंने देखो पूरा आपसे सवाल पूछ लिया। पर अगर आपको याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 3abc। मतलब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान। अब अगला प्रश्न है आसाम राज्य से, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। जैसे ही डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपके मन में पहला विचार क्या आना चाहिए? सर सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग किया गया होगा। देखते हैं, चलिए। जॉइनिंग द पॉइंट्स, A के कोऑर्डिनेट दिए, B के कोऑर्डिनेट दिए, इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, रेशियो दिया है, डिवाइडिंग बोल रहा है, लेकिन सर ये नहीं बोल रहा कि एक्सटर्नली कर रहा है कि इंटरनली कर रहा है। अब देखो यहाँ पे राज की बात, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप हमेशा क्या मानते हैं कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है। अगर अलग से मेंशन्ड है कि एक्सटर्नल हो रहा है तब तो हम एक्सटर्नल मानेंगे, पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटरनल मान के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वादा है हमारा, मतलब सवाल बनाने वालों का। जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं वो जानते हैं कि जब कुछ नहीं लिखा हो तो इंटरनल वाला मान के सॉल्व किया जाता है। इंटरनल वाला मानेंगे तो चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले सर x1 आएगा 1 के बराबर, वेरी गुड। x2 आएगा 4 के बराबर, परफेक्ट। उसके बाद y1 आएगा 3 के बराबर, बहुत बढ़िया। और y2 आ जाएगा 6 के बराबर, परफेक्ट। इसके बाद m1 आ जाएगा 2 के बराबर और m2 आ जाएगा 1 के बराबर। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे। आप में से कितने लोगों को फॉर्मूला ढंग से याद नहीं होगा? कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता है, तो सर कैसे याद रखना है? फिर देखो, जहां पे आपको चीजें याद नहीं रहती ना, वहां पे कुछ ट्रिक बना लिया करो कि ऐसा करने से फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या ट्रिक लगाई है कि देखो सेक्शन फॉर्मूला में एक्स और वाई तो अलग अलग होते हैं, है ना, एक्स का अलग लगता है, वाई का अलग लगता है, लेकिन एक्स में कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, सीक्वेंसिंग कैसे होगी, वो कैसे याद रखना है। तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, पूरा सवाल पूरा मसला हुआ किसकी वजह से? सर हुआ है ये डिवीजन की वजह से, ठीक है, और डिवीजन भी जिस पैटर्न में हो रहा है उसकी वजह से। तो इसीलिए आप हमेशा रेशियो को पकड़ेंगे कि सबसे पहली गलती तो इसी की है, तो सबसे पहले इसी को लेके आओ। तो भैया रेशियो आएगा तो m1, अब 1 आ गया तो भैया फिर 2 को आना पड़ेगा, तो x2 प्लस फिर अब 1 हो गया तो 2 बचेगा, तो भाई 2 को भी बुला लो, तो m2 x1। कुछ इस प्रकार आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा कि सबसे पहली गलती रेशियो की। अगर वो रेशियो होता ही नहीं तो हमें सवाल सॉल्व करना पड़ता ही नहीं, पर रेशियो है तो सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आपका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो छोड़ दिया है, m1 आपको पता है 2 लिख दो, m2 आपको x2 आपको पता है 4 प्लस m2 आपको पता है 1 इंटू x1 आपको पता है 1। चलिए यहाँ पे वैल्यू हो गई और नीचे 2 प्लस 1। आसान कैलकुलेशन, 4 और 2 कितना हो जाता है, 4 2 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 और 2 और 1 3, 9/3 आ रही है x की वैल्यू। और यदि आपको याद हो तो 9 और 3 डिविजिबल हैं, कितना होगा सर, 9 और 3 डिवाइड करने पे आएगा 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 3। अब यदि आप थोड़ा तेज चलना चाहते हैं तो यहाँ देखिए एक आंसर है 3, तो मतलब पूरा सॉल्व करे बिना भी आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, लेकिन प्रभु हमेशा पहले पूरा सवाल सॉल्व कर ले, वरना गलती हो जाएगी तो फिर बाद में मेरे पास मत आना कि सर गलती हो गई, सॉल्यूशन गलत हो गया। क्या करेंगे अब इसको हम, सर अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो भैया y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो y वुड बी इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, बहुत बढ़िया, होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। चलिए अब y की वैल्यू यहां पे आएगी, m1 का मतलब हो जाएगा 2, y2 का मतलब हो जाएगा 6,
m2 का मतलब हो जाएगा 1 और y1 का मतलब हो जाएगा 3 और होल डिवाइड बाय 2 और 1 जोड़ के हो जाएगा 3। चलिए 6 दूनी 12, 3 एकम 3, तो 12 और 3 हो जाएगा 15/3, तो y की वैल्यू आ गई 5। इससे आपका आंसर एक और बार वेरीफाई हो गया। दूसरी वैल्यू आ रही है 5, आपने जो आंसर मार्क किया उसमें भी वैल्यू थी 5, मतलब आपका जवाब 99.99% कसम लाइफ बॉय और डेटॉल की सही है, क्योंकि परसेंटेज तो वहीं से आता है ना भाई, 99.99 वो जितना बोलते हैं। चलो ऑप्शन बी 3 एंड 5 हमारा आंसर है। कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमने भी सही किया। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, 2, 4, -6 एंड 3, 5, देन पहली चीज ट्राइंगल इज राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल है या नहीं वो तो चेक करने के लिए आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। दूसरा द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये यूज करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म लगेगा। तीसरा द पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया चेक करने के लिए। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या करने से इनमें से 2 या 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे? सर यदि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, यदि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, पेन को थोड़ी डाइटिंग कराएंगे हम, पतला हो जाए, ये देखो हो गया। तो यदि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाते हैं तो क्या होगा? तो सर उससे होगा ये कि हमारा पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों ही चेक हो जाएंगे, ठीक है। एरिया 12.5 है या नहीं वो भी चेक हो जाएगा और डू नॉट फ्रॉम अ ट्राइंगल है या नहीं वो भी चेक हो जाएगा। ऑल्सो फिर आपका ऑप्शन ए या डी बचेगा, तो फिर उस हिसाब से हम मेहनत करेंगे। हालांकि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज का होना एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन अगर आप नहीं तो अदरवाइज आप गैस करते कि सर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन डी मतलब इन तीनों में से गलत है, तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला हो तो। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल सर वो होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बहुत बढ़िया, x1 से हम शुरू करेंगे, पहली वैल्यू मतलब 1। अब 1 यहां पे आ गया तो 2 और 3 साथ में आ जाएंगे, तो -6 -5। उसके बाद आएगा 4, तो ये हो जाएगा x2 + 4। अब यहां पे देखो अगर आपने x2 ले लिया है तो मतलब फिर 5 और 2 काम करेंगे, मतलब उसको छोड़ के जिसके साथ वो है वो वाले y को छोड़ के बाकी दोनों। उसके बाद फिर आएगा 3, तो +3 होल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा 2 -6, तो सीधे सीधे प्लस कर देते हैं, 2 और 4 हो जाए, 2 और 6 हो जाएगा 8, जिसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। चलिए एरिया वुड भी यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ, अभी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, -11, क्योंकि 6 और 5 जोड़ के हो जाएगा 11, इंटू 1 करना है तो -11, यहाँ पे हो जाएगा +5 में से 2 गए, कितना बचेगा? अच्छा 3 बचेगा, 3 और 4 हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा +6 और 2 8, मतलब 24, ठीक है। सर 24 कैसे हुआ? देखो 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है, 8 तिया 24, तो 24 अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ कितना? सर ये दोनों माइनस हो गए तो 1 + 24, दैट इज वेरी इजीली 25, और 25 का आधा करोगे तो 12.5 होगा, जो कि हमारा एक ऑप्शन है। तो 12.5 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शंस में उपलब्ध है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। सर क्या अब हमें ऑप्शन ए चेक करने की जरूरत है? देखो अगर जो ऑप्शंस में होता कि बी और सी दोनों सही हैं, ठीक है, मान लो ऑप्शन डी होता कि बी और सी दोनों सही है, तब तो आपको सॉरी ए और बी दोनों सही हैं, तब तो आपको चेक करना पड़ता। पर क्योंकि यहाँ पे अब पता है चारों में से कोई एक ही सही हो सकता है, और जो कि ऑप्शन बी के रूप में हमें सही मिल रहा है, तो फिर हम बाकी की मेहनत नहीं करेंगे वेरी क्लियरली। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दे, आपका जवाब क्या आ रहा है? कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी, ग्रीन रंग मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का सिग्नल। चलिए खुशी की बात यहाँ पे, लेट पी बी द रूट ऑफ इक्वेशन, ओके, देन द एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर P, P पासिंग थ्रू पॉइंट 1, अब देखो कैसे घुमा के आपको नाक पकड़वा रहा है। पहले बोल रहा है इक्वेशन सॉल्व करो, वहां से आपको P की वैल्यू मिलेगी, जो P की वैल्यू मिलेगी वो आपका सेंटर होगा, उस सेंटर से ये जो पॉइंट है जिससे सर्कल पास हो रहा है वहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वो हमारा देगा रेडियस, और वो रेडियस देगा तो फिर हम निकाल पाएंगे एरिया, ठीक है। तो आपको पूरा घूम के जाना है, पहले इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी,
क्योंकि इसका रूट है P। अब उस रूट की मदद से फिर आपको क्या मिलेगा, फिर हमको ये जो सर्कल है उसका सेंटर मिलेगा, और सेंटर मिलेगा तभी तो एरिया निकलेगा, क्योंकि सेंटर और सरकमफेरेंस वाले पॉइंट के बीच में आता है रेडियस, और रेडियस की मदद से निकलता है एरिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इक्वेशन के साथ। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुणा करने पे आना चाहिए 7 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 5। सोचो सर, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुणा करने पे 7 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सर 7 और 1। अब 7 और 1 से तो बात नहीं बनेगी मुन्ना, और कोई होगा क्या? सोचो सर 7 और 1 के अलावा फिर, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 7 माइनस 1 हो जाएगा ना, 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। और कौन सा टेबल है? सोचो जरा इसको। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो P की वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करते हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ के कोशिश करते हैं कि हम बाकी पार्ट सॉल्व कर लें, क्योंकि अदरवाइज तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और ये सब करो, उतना टाइम तो नहीं हमारे पास, MCQ पेपर है भाई, टाइम थोड़ा कम रहेगा। तो क्या करोगे अब? ठीक है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है और रेडियस हो जाएगा इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो D या फिर R इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहें। देखते हैं शायद यहाँ इसको सॉल्व करते करते हमें कुछ आंसर मिल जाए। तो ये देखो डिस्टेंस हो जाएगा आपका सर, एक तो 4 माइनस P या फिर P माइनस 1 लिख लो, तो P माइनस 1 का स्क्वायर प्लस P माइनस 4 का स्क्वायर, यही होगा है ना, P माइनस 1 का स्क्वायर और P माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो D वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2P, इधर आपको मिलेगा प्लस P स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ हो जाएगा माइनस 8P, है कि नहीं? क्या बोला आपने सर? हमने बोला देखो एक होगा P माइनस 1 का स्क्वायर, दूसरा होगा P माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो D या फिर जो रेडियस है वो इस वुड बी इक्वल टू P स्क्वायर दो बार है तो आपने ले लिया P स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 10P, तो दो बार है मतलब 2P स्क्वायर लिखेंगे हम, माइनस 10P प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, P इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अर्थात जैसे ही आप x को P से रिप्लेस करेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 7 वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ये आपने क्या किया, ये आपने क्योंकि P एक रूट है उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और क्योंकि वो रूट है इसीलिए सब्स्टिट्यूट करने पे भी आपकी इक्वेशन का आंसर कितना आया, 0 ही आ रहा है। तो यहां से आपको यह सीखने को मिलता है कि P स्क्वायर माइनस 5P वुड बी इक्वल टू माइनस 7। और अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इन दोनों के बीच में कुछ बढ़िया कनेक्शन बन रहा है, वो ये कि अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P स्क्वायर माइनस 10P वुड बी इक्वल टू माइनस 14। आपने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, P स्क्वायर इंटू 2P स्क्वायर माइनस 5P इंटू 2 हो जाएगा माइनस 10P, और माइनस 7 इंटू 2 करोगे हो जाएगा माइनस 14। ये माइनस 14 यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं 2P स्क्वायर माइनस 10P की जगह, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस 14 प्लस 17, तो कुल मिला के D की वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट ऑफ 3। तो मतलब आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ 3। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो देखो कितना ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत थी। इक्वेशन हमें मिली थी, लेकिन जब हमने सोचा तो इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना उतना आसान हमारे लिए हो नहीं रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसको आइडिया को वहीं ड्रॉप कर दिया कि हम यहाँ पे इस इक्वेशन के आंसर्स को निकालेंगे। नहीं निकाल रहे भैया, छोड़ दिया हमने उसको। अब हम आ गए दूसरे पार्ट पे जो हमें पता है, दैट इज कि इस पॉइंट और वो जो PP वाला पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज द रेडियस। तो चलिए उसको निकालने की, उसकी खोज करने की हमने प्रक्रिया स्टार्ट की। तो उसकी खोज करना हमने स्टार्ट किया तो कोइंसिडेंटली दोनों इक्वेशन के बीच या दोनों जानकारियों के बीच एक कनेक्शन मिल गया, जिसको यूज करते हुए हमने अपने सवाल का जवाब निकाला कि D की वैल्यू है √3। तो रेडियस आया आपका √3।
अब अगर रेडियस है √3 तो एरिया कितना होगा सर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्या आपको ये समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत मन में, बिल्कुल नहीं सर। तो आपका आंसर आया 3 पाई स्क्वायर यूनिट, जो कि है ऑप्शन ए का आपका आंसर। चलिए कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं उनका जवाब क्या है, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा लाइव लेसन भी मिलता है कि कभी कभी लाइफ में हार मान लेनी चाहिए। जैसे मैंने हार मान ली कि भैया इसका आंसर मैं, इस इक्वेशन का आंसर मैं नहीं निकाल सकता, हालांकि निकालने के सारे टेक्निक मेरे को पता है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैंने ये हार मान ली कि नहीं भैया इसका आंसर नहीं निकलेगा, लेट इट बी, मैं बाकी पार्ट पे फोकस करता हूं, इसको मैं जहां यूज कर पाऊंगा वहां पे यूज करूंगा। तो ये स्मार्ट वर्क होता है जहां पे आप इक्वेशन को अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो कभी कभी हार मान ले कि नहीं इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन टाइम लगेगा, तो उससे बेहतर है हम बाकी चीजों पे काम करें और जहां इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी वहां पे हम इसको यूज करते हुए अपने सवाल का जवाब बताएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या अल्फा जो भी आप बोले, कॉमा 0 एंड 0 कॉमा, देखो आपको 2 पॉइंट दिए, आपको बताना है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब सीधे सीधे आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर आपको आता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दिखाइए और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए सवाल का जवाब दीजिए। गोवा राज्य में पूछा गया था ये, अच्छा सवाल मेरे हिसाब से। देखो डी की वैल्यू हो जाएगी √ऑफ x2 माइनस x1, तो अगर आप यहां वाले को x2 मान रहे हैं तो a cos, यहां पे एंगल को हम थीटा लिख देते हैं बिकॉज वो लिखने में दिक्कत होगी, प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब यहां पे आएगा प्लस, अब क्योंकि आपने इसको x2 बोला है तो ये y2 हो जाएगा, तो 0 माइनस, ठीक है। अब अगर आप माइनस करेंगे तो ये जो a है ये हो जाएगा नेगेटिव, तो a साइन थीटा और ये माइनस हो जाएगा प्लस b cos थीटा, साइन उल्टा हो जाएगा ना भाई, माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या बोला आपने, 0 माइनस a साइन थीटा, क्योंकि a हो जाएगा नेगेटिव, पहला वाला क्योंकि माइनस साइन लग जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा वाला हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए यहां से आपको मिलेगा d की जगह पे √ऑफ, यहां से आपको मिलेगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और वहां से आपको मिलेगा प्लस, आप लिखेंगे यहां पे b cos थीटा क्योंकि वो पॉजिटिव है, माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने एंगल का नाम इसकी जगह थीटा लिखा है क्योंकि इसको ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा कठिनाई होगी, समय लग जाएगा। ये थीटा लिखना हमारे बहुत इजी हो जाता है, हम लोग यूज्ड टू हैं काफी इसके, है ना। चलिए तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के तहत ब्रैकेट खोलेंगे, और कोई तो ऑप्शन है नहीं आपके पास खास। चलिए अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, भाई स्क्वायर तो होना चाहिए, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, ठीक है, दैट इज 2 इंटू a cos थीटा इंटू b साइन थीटा, तो 2 इंटू a cos थीटा इंटू b साइन थीटा। चलिए ये आपने लिख दिया। अब दूसरे वाले को मैं इसके ठीक नीचे लिख रहा हूं ना, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, तो वहां पे हो जाएगा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर होगा, माइनस, क्योंकि भैया देखो नेगेटिव है, तो 2 इंटू b cos थीटा इंटू a साइन थीटा। ऊपर वाले से थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे ढंग से देखेंगे तो शायद आपको कुछ कैंसिल करने को मिल जाए। अब देखो यहाँ पे भाई गणित का नियम है, लाइक टर्म्स को साथ में लेके जाते हैं, तो d इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखा मैंने a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो एक ही चीज डिफरेंट है क्या, a और b का जो है a स्क्वायर b स्क्वायर, यही चीजें इसको थोड़ा अलग बना रही है, बाकी सब तो सेम ही है। वहां पे हो जाएगा फिर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो बड़ी वाली मल्टीप्लीकेशन है इस पे ध्यान दो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब कैंसिल होने का पूरा चांस। ठीक है, दूसरी बात
इसके पास a है मल्टीप्लीकेशन में, इसके पास भी a है मल्टीप्लीकेशन में, इसके पास b है मल्टीप्लीकेशन में, इसके पास भी b है मल्टीप्लीकेशन में, इसके पास साइन थीटा है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके पास भी है साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में, इसके पास है कॉस थीटा, इसके पास है कॉस थीटा। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक्चुअली दोनों के पास सारी वैल्यू सेम है, तो हम इन दोनों को कर सकते हैं पूरा पूरा कैंसल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पूरा पूरा कैंसल। आपके पास अब क्या बच गया सर, पहले दोनों में से यदि हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने बाकी दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, अंदर फिर से वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे यहाँ एक बच्चा है पम्मी, उसको भी पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, छोटा सा बच्चा है वो तीसरी चौथी में, तो आपको तो पता ही होना चाहिए कितना होता है। बिल्कुल सर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इधर भी 1 आ जाएगा उधर भी 1 आ जाएगा, तो कुल मिला के डी कितना बचेगा, डी बचेगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतनी सारी मेहनत करने का, इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखने का, कुल मिला के जवाब क्या आया कि ऑप्शन डी है सही, जो कि है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी को हम यहां मार्क करेंगे अपने जवाब के रूप में। एंड विद दिस वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों को हमने यूज किया। ठीक है, चलो कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो हम यहां पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। अब अगला क्वेश्चन है द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड 3, 4 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। ठीक है, एक्स एक्सिस फ्रॉम ए इज, चलिए रेशियो बताना है आपको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, ये तो लिखा नहीं कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, चलिए उसको हम लोग फिलहाल ध्यान भी नहीं रखेंगे, हमें केवल ये पता है कि एक्स एक्सिस पे है, अर्थात एरिया किसका है सर, एरिया एक्स एक्सिस का है। अगर एक्स एक्सिस का एरिया है तो मतलब y कितना होगा, तो मतलब सर y हो जाएगा 0, वेरी सिंपल। ठीक है, देखो पॉइंट ए है 1, -5, पॉइंट बी है 3, 4। ठीक है सर, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस फ्रॉम ए, मतलब ए के पास में, ए से पास है वो पॉइंट जहां से डिवीजन हुआ है। ठीक है, चलिए y0 है, आपको रेशियो पता नहीं है तो m1 और m2 अननोन है, वही आपको पता लगाना है। और यह पता लगाने में कौन हेल्प करेगा, जो 0 है वही हेल्प करेगा। चलिए फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होगा y इक्वल्स टू हमेशा m1 और यहाँ पे हो जाएगा y2, क्योंकि 1 के साथ 2 का पेयरिंग होता है, प्लस m2 और यहाँ हो जाएगा y1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। चलिए अब n1, अब यहाँ पे y की वैल्यू है 0, क्योंकि भैया x एक्सिस पे है तो y 0, m1 हमें पता नहीं है, y2 मतलब सेकेंड पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4 प्लस m2 मतलब हो जाएगा कौन सा, m1 हमें m2 पता नहीं है हमें, और आपका y1 हो जाएगा -5, और नीचे की वैल्यू जो भी होगी वो पूरी की पूरी यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये पूरा नीचे का इधर आके कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के बच गया कि 0 इक्वल टू m1 इंटू 4 प्लस m2 इंटू -5। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा कि भैया m1, ये जो -5 वाला है वहां चेंज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो 5m2 इज इक्वल टू 4m1। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 5/4 इज द वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2। क्या रेशियो है, 5/4 इज द वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करे, उनका जवाब भी क्या 5/4 आ रहा है, अगर नहीं तो फिर देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। पर अभी के लिए तो हम श्योर है कि m1 m2 आ रहा है 5/4, मतलब रेशियो कितना है 5/4। सबसे बड़ी हेल्प किसने की, इस सेंटेंस ने की, वो डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एक्चुअली जो 0 था उसी ने पूरी हेल्प की आपकी सवाल को सॉल्व करने में। तो अक्सर जो दिखता है 0 वो होता नहीं है, वो आपकी हेल्प भी करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0 नहीं तो हेल्प की, अगर 0 नहीं होता तो कैलकुलेशन करते करते हमें शाम हो जाती है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, है कि नहीं। चलो कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें, आपका जवाब क्या आ रहा है,
कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन सी 5:4, हमारा जवाब भी है 5:4। तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अ सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय जॉइंट पी सच दैट पी बी अपॉन ए बी इज 3:7। ठीक है, 3/7 दिया आपको। क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे, सवाल पे ध्यान दे कि भैया एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी, उसको एक पॉइंट पी है जो कि कट कर रहा है। बहुत सिंपल सा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने पॉइंट पी को अलग रंग से बना के थोड़ा हाईलाइट कर दिया, पी बी अपॉन ए बी, तो ये रहा आपका पी। अब वो बोल रहा है पी बी अपॉन ए बी इज 3/7, अर्थात पी से लेकर बी तक की दूरी यदि 3 है, ये रेशियो में बात हो रही है भाई, 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, पर यदि 3 है तो मान लीजिए 3x है, तो जो ए बी है पूरा का पूरा वो हो जाएगा 7x। अब देखो बहुत ही सामान्य सा गणित है, अगर कोई मुझसे AP पूछ ले तो क्या मैं उसको 4x लिख सकता हूं? सर ये किस लॉजिक के तहत? तो भैया पूरा था 7x, 3x गया इसके पास, माइनस करने पे हमारे पास बच गया 4x। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका मन में नहीं सर। देन रेशियो ऑफ AP इज टू PB, चलिए AP इज टू PB मतलब AP की जगह आ जाएगा 4x, PB की जगह आ जाएगा 3x, x से x कैंसल, आपका जवाब आ जाएगा 4/3 या 4:3। चलिए ऑप्शन डी 4:3 हमारा आंसर है, यहां पे ऑप्शन डी हम मार्क कर देंगे। और इसी के साथ हमारा यह सवाल आसानी से हो गया सॉल्व। कंप्यूटर जी जवाब मार्क कर दीजिए भैया, ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक। तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नया क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, a, -a, 0 and a, 0 is 16a सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ a is, चलिए सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन किसका है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है फॉर्मूला के हिसाब से हाफ ऑफ कितना सर? सबसे पहले आएगा x1 मतलब 0। अब अगर 0 है तो किसी को भी किसी से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे अंदर भी 0 - 0 ही है तो उसको छोड़ देंगे एज इट इज। प्लस की जगह यहां पे आ जाएगा, प्लस की जगह आना चाहिए माइनस, क्योंकि सेकेंड है x2 है -a। अब इस केस में हो जाएगा y3 - y1, तो 0 - a हो जाएगा यहां पे। उसके बाद आएगा लास्ट में प्लस कितना है a इंटू, इधर पे भी हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड है तो पहला और दूसरा मतलब a - 0। और ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने पे, सॉल्व करने पे एरिया आ रहा है 16a। ये जो 2 है यहाँ डिवीजन में है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 16 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर पे 0 इंटू ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कुछ भी हो 0 ही देगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे है -a और इसके बाद भी -a, और यहां पे है a इंटू a - 0 मतलब केवल a। सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 32a स्क्वायर, ठीक है 32a सॉरी, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे यदि तो 32a वुड बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 से 32 कैंसल, 16 बचेगा। तो आपका जवाब यहां पे आ रहा है 16a इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर से एक a कैंसल, जिसका एक मीनिंग होता है कि a की वैल्यू हो जाएगी 0, और यह वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि अगर 0 है तो ये तीनों पॉइंट सेम ही हो जाएंगे, तो फिर ट्राइंगल बनेगा कैसे? ठीक है सर, आपको कैसे पता है a की वैल्यू 0 हो सकती है? क्योंकि देखो जब भी आप दोनों तरफ सेम वेरिएबल कैंसिल कर रहे हैं उसका एक मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं कि a की वैल्यू 0 है, सिंपल। ठीक है, तभी दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। अगर दोनों तरफ a होता तो आप 0 रखते तो फिर आपका आंसर आ जाता 0। दूसरी वैल्यू जो आपकी वो आ रही है a इक्वल टू 16। क्या आ रही दूसरी वैल्यू? बचा कुचा क्या आ रहा है सर? बचा हुआ आ रहा है 16 इज द वैल्यू ऑफ a, तो मतलब यहां पे हमारा उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान प्रश्न था, उतनी आसानी से आपने जवाब बता दिया कि a की वैल्यू आई 16। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ओनली थिंग विच वॉज स्लाइटली टफ वो यहाँ पे ये कि वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों थे, तो थोड़ा केयरफुली सवाल को सॉल्व करने की जरूरत थी, अदरवाइज तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई कर दीजिए।
उनका जवाब भी आ रहा है 16 सेंटीमीटर, हमारा जवाब भी 16, मतलब ऑप्शन ए। स्क्रीन क्लियर करते हुए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया सवाल, इफ ए बी सी आर वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल ABC, बहुत बढ़िया, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC टू वर्टेक्स ए। देखो सवाल एक है लेकिन चीजें दो करनी है। पहला, आपको सेंट्रॉइड ज्ञात करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड क्या है ये पता करना पड़ेगा। अगर सेंट्रॉइड पता होगा, उसके पता होने के बाद ही आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे। चलिए, तो पहला कार्य क्या करना है, वैसे तो आसान कार्य है सेंट्रॉइड निकालना। तो सेंट्रॉइड सर x और y दो होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट निकलेगा x की मदद से, तो 0 -6 और 0, तो 0 -6 और 0 होल डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा -2। वेरी गुड। y की वैल्यू वुड बी 7 + 0 -4 होल डिवाइड बाय 3, तो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 3 डिवाइड बाय 3 तो मतलब 1 आएगा। तो आपका आंसर आ गया कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है -2, 1, तो सेंट्रॉइड हो जाएगा आपका -2, 1। वर्टेक्स ए कौन सी है, 0,7 है, तो यहां पे मैं सी की जगह सेन लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो सी और सेंट्रॉइड में। चलिए, अब और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,7। आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दुनिया का सबसे आसान काम हो सकता है ये, यदि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो। चलिए, क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला कि सर d वुड बी इक्वल टू √of 0 - -2, मतलब 0 + 2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। इसको हमने x2 y2 माना है और इनको हमने x1 y1 माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x2 0 - -2 मतलब हो जाएगा 0 + 2 और 7 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो √d आएगा बेसिकली 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना, ये तो जग जाहिर है भैया, कोई भी बता देगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ के आ जाएगा √40। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका मन में? बिल्कुल नहीं सर। तो ऑप्शन ए 40, √40 हमारा जवाब होगा। आसान प्रश्न, उसको हमने बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दिया। हाँ, दो चीजें करनी थी, पहला सेंट्रॉइड, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला, और दोनों करने के बाद आपको सवाल के पूर्ण अंक मिलेंगे। कितने? 1 या 2 नंबर या 4 नंबर, जितने का भी होगा। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर को वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए। अब देखो, इसी सवाल की वैरायटी क्या हो सकती है? हो सकता है आपसे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी तीनों पूछ ले अलग अलग, ठीक है। हो सकता है कुछ और सवाल पूछ ले जिसको आप ऐसे ही करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर आंसर बताएंगे, है ना। चलिए, कंप्यूटर जी ने जवाब वेरीफाई कर दिया, तो स्क्रीन करते हैं क्लियर। नया क्वेश्चन ये रहा, द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड 11,8 इज। द पॉइंट ऑन द लाइन, देखो यहां पे आपको एक लाइन दी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट उस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, एक तो है कि भैया आप यहां पे ड्रॉ कर लो 1,2, 11,8, और थोड़ा यहां पे अगर आप समझदारी दिखाएं, ठीक है, तो देखो 6,5 एक आंसर आपका हो सकता है। सर इस बात की क्या गारंटी है? देखो, गारंटी तो ऐसा है किसी चीज की भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे चेक ही करना है तो एक तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यस सर बिल्कुल। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये भी लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये भी लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन पासिंग थ्रू, तो अगर मैं इसको सही सोच पा रहा हूं तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 1,2 से स्टार्ट होके 11,8 तक जाने वाली जो लाइन है उस पे पॉइंट लाई करना चाहिए। और अगर उस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो क्योंकि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यह लाइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, है ना, बिल्कुल ठीक। और अगर अब यहां पे हम देखें तो ये जो 6,5 है, इसके लिए मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसके इस पॉइंट पे लाई करने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर हमें एविडेंस चाहिए तो हमें काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या 1,2 और 11,8 का कोई कनेक्शन बैठ पा रहा है 6,5 से, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 11 + 1 हो जाएगा 12, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 6, इधर पे 8 + 2 करेंगे 10, डिवाइड बाय 2 करेंगे 5। तो ये जो 6/5 है, इट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन दीज टू। सर आपको कैसे पता? भाई ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया ना कि 11 + 1/2 या 8 + 2/2, ये क्या होता है सर? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो होता है। तो बेसिकली 6 और 5 क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। किसके? इसके। 6 और 5 मिड पॉइंट है 1,2 11,8 का। अब मिड पॉइंट तो ऑब्वियस ही बात है उनके बीच की लाइन पे लाई करेगा। तो यहां पे भी ऑप्शन डी जो है हमारा, उसके सही होने के हमारा जो क्लेम था उसको एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया कि हाँ ये पॉइंट बीच में लाई कर रहा है। तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पे अपना जवाब मानते हुए कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई करवाएंगे। उनका जवाब है ऑप्शन डी। तो देखो यहाँ पे दो लॉजिक यूज हुए, पहला कौन कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, दूसरा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी वही आंसर आ रहा है, मतलब मिड पॉइंट है, मतलब हमारा जवाब सही है। चलिए स्क्रीन क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस। अच्छा एक और बात, अगर हम वापस आए सवाल पे, तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि ऐसा कुछ संयोग नहीं बनता, मिड पॉइंट वाला वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्वाड्रेंट वाला वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसका एक उपाय यह है कि आप फिर यूज करें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 0, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस तीसरे पॉइंट को मानना पड़ेगा x, y, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके एरिया को 0 मान के आप सॉल्व करेंगे। आपको x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही आपका जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, अगर आपको याद हो तो लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन में हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। पर ये एक अच्छी ट्रिक है। क्या करेंगे? तीसरे पॉइंट को x, y मान के फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 रख के इक्वेशन सॉल्व करके x और y के टर्म्स में इक्वेशन लाएंगे और वह इक्वेशन चारों में से जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरा मेथड भी सिखा दिया। चलिए नया क्वेश्चन है हमारा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना यदि वर्टाइसेस आपकी दिए तो। एमपी में पूछा गया है सवाल, आसान सवाल है भैया, सीधे सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, बस थोड़ी सावधानी रखनी क्योंकि काफी वैल्यूज नेगेटिव है ना। तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ, सबसे पहला आएगा 1 × तो 1 को छोड़ के फिर बाकी कौन सा वाला सर? 6 और 5, लेकिन -5 है तो वो बीच का माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 + 5, फिर आएगा प्लस के बाद -4 क्योंकि x2 है -4। अब x2 लिया है तो उसको नहीं लेंगे तो हो जाएगा -5 + 1 क्योंकि -1 है, अंदर के साइन की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर लास्ट में आएगा यहाँ पे प्लस -3 जो कि आपका x3 है। अब x3 लिया है तो इसको नहीं लेंगे, बाकी दोनों तो -1 और -6। चलिए आसान सा सवाल, केवल फॉर्मूला रख के आंसर निकालना है। तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ पे 6 और 5 11, 11 × 1 करेंगे तो 11 प्लस यहाँ हो जाएगा -5 और 1 मतलब -4, -4 × -4 करेंगे तो हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21। चलिए ऐड करें इनको तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ 21 और 10 हो जाएगा 31, 31 और 11 हो जाएगा 42, 42 + 6 हो जाएगा 48। एक बार चेक कर लो, 6 7 8 2 1 3 4, बिल्कुल ठीक। 48 का आधा करना हो तो नींद में भी कर सकते हैं। 24 स्क्वायर यूनिट जो कि ऑप्शन सी का है आंसर, उसको हम अपने जवाब के रूप में मार्क करेंगे। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका दिन अच्छा है, आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसा सवाल अगर एनटीएससी के एग्जाम में मिल रहा है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं कि मिलेगा, ये आ चुका है पहले भैया, तो जब पहले आ चुका है तो रिपीट भी तो हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। चलिए 1 मिनट, आगे बढ़ने से पहले कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे। उनका जवाब है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी वही था। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू PQR। इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है सर्कल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तीनों पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, तो मतलब सेंटर से इन तीनों पॉइंट्स की दूरी
सेम होगी क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं कहां, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, और अगर तीनों पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल तो मतलब सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की दूरी अगर हम तय करेंगे तो उसे गणित में क्या कहा जाता है सर? उसे गणित में कहा जाता है रेडियस। तो यहां पे हम अगर ऐसे सोचें कि हमारा जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान रहे हैं x, y, ठीक है, तो इन दैट केस x से इसकी दूरी, y, एक्स वाई मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो जो डिस्टेंस है उनकी दूरी बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो क्या हम एक्स वाई को सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं? ये मुझे बताओ सेंट्रॉइड क्या होता है और क्या हम इसको सेंट्रॉइड बोलेंगे? ठीक है, ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। चलिए अभी तो हम क्या करेंगे, हम सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट को माना है एक्स वाई, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 6 है तो प्लस हो जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी या फिर रेडियस आएगा आपका, जैसे भी आप लिखना चाहें, तो रेडियस आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ठीक है, और यहां पे आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 36 माइनस 12, ये भी हो जाएगा प्लस 12y, ठीक है। चलो अब आप सॉल्व करोगे, ये तो एक आ गया रेडियस, अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 12y माइनस 12x और 36 जोड़ के हो जाएगा 72, ठीक है। चलो दूसरी इक्वेशन रेडियस की जो निकलेगी वो भी ऐसे ही किसी पॉइंट से निकलेगी, हो सकता है इसको हम मान रहे हैं सेंटर को O, तो O से लेकर Q तक की दूरी, तो भैया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो r हो जाएगा आपका यहां से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस, नहीं अभी हो जाएगा प्लस कितना 7 टू जा 14y, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको यदि आप, तो आपको क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद r वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरिएबल पार्ट अभी बाकी है, प्लस 14y माइनस 6x और साथ में क्या बच गया प्लस 49 प्लस 9, तो 49 प्लस 9 हो जाएगा 58, कितना 58, ठीक है। चलिए ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे सर? अब तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि 3 जगह है, तो O से लेकर R तक की दूरी, तो ये भी रेडियस हो गया। जो इंपॉर्टेंट वाले उन्हें मार्क करना भैया, भूल मत जाना। तो एक ये वाला हो गया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ऐसे ब्लैक डॉट बना के, दूसरा ये वाला हो गया, और हम तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो R की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, यहाँ पे भी वही x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो r वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे होगा प्लस 9 एंड माइनस 6y, ठीक है, परफेक्ट। चलो अब हम क्या करेंगे सर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यदि हम करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो r वुड बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो r की 3 अलग अलग इक्वेशंस आपको बताई गई हैं। अब आपको इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन को पिक करके अपने सवाल का जवाब बताना है। और यदि मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने को बोलूं तो ध्यान से देखो, इन दोनों को जरा कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, माइनस 6x माइनस 6x सेम है, मतलब मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और मेहनत कम करनी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी आंसर आएगा। तो हम लगे हाथ इन दोनों को ही कंपेयर कर देते हैं, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा और हम आसानी से आंसर बता पाएंगे। दोनों रेडियस की वैल्यू है, दोनों कंपेरेबल हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 14y, है ना, माइनस 6x, एक बार चेक कर लो साइन सारे सेकंड, देखो 14y प्लस है तो प्लस लगा दिया, प्लस 58 शुड बी इक्वल टू, यहां पे होगा अंडर रूट ऑफ, इस तरफ क्या था तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में था माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18। चलिए अब यहां पे आप अगर अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और एक और चीज कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, ये अंडर रूट कैंसिल होने की बाद की स्थिति है, ठीक है। पहले अंडर रूट कैंसिल हो, उसके बाद ये कैंसिल होंगे। उसके बाद -6x और -6x दोनों तरफ कैंसिल, कुल मिला के बच गया 14y + 58। क्या बच गया, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके लिख दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, तो 14y + 58 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कितना, -6y + 18। अब जितना गणित हमने सीखा है, यह इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए तो बहुत आसान है। -6y यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 14y + 6y इज इक्वल टू 58 नेगेटिव, तो -58 + 18। चलो 14 और 6 हो जाएगा, अगर मैं छोटी सी जगह लेके सॉल्व करूं यहाँ पे, क्योंकि बाकी पूरा तो भरा हुआ है। 14 और 6 20 इक्वल टू कितना, 20y इज इक्वल टू -40। ये तो आसान है अब हमारे लिए, कितना हो जाएगा y की वैल्यू से डिवाइड करने पे -2। चलिए ये मैंने यहां से यहां लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको। y की वैल्यू -2 आ गई इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। ऐसे ही आप में भी पहली और दूसरी को भी जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वहां से फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी। वैसे y की वैल्यू -2 यहाँ पे दो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक होगा। मतलब मैं बी और सी को एलिमिनेट कर सकता हूं। अब अगर मुझे गैस भी करना पड़ा तो मैं दोनों में से कोई एक गैस करूंगा, तो मेरे सही जवाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, हम पहली वाली इक्वेशन जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये रहा इसके जस्ट नीचे, और दूसरी वाली इक्वेशन जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन है उधर हमारे पास, इन दोनों को इक्वेट कर देते। दोनों भाई आर की ही वैल्यू से तो इक्वेट हो जाएंगी। यस सर बिल्कुल हो जाएंगी। चलिए तो इक्वेट कर रहे हैं हम इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 6x प्लस 58। अब यहां पे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, कुल मिला के बच गया 14y माइनस 6x प्लस 58 इज इक्वल टू 12y माइनस 12x प्लस 72। चलो सॉल्व करो जितना हो रहा है। सर 14 और 12 अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएंगे कैंसिल, मतलब ये 12y इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 2y, ठीक है, -6 वहां या -12 यहां आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो 12 में से 6 गया तो 6x। 58 अगर वहां जाएगा तो हो जाएगा 72 से माइनस, है ना, क्योंकि पॉजिटिव था साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव। अब 12 और ये हो जाएगा 2y प्लस 6x इज इक्वल टू यहां माइनस करने पे आएगा 14। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा y प्लस 3x इज इक्वल टू 7, क्योंकि आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो y प्लस 3x इक्वल टू 7। y की वैल्यू आपको पहले से पता है -2, आप अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास बचेगा -2 प्लस 3x इज इक्वल टू 7, तो 3x वुड बी इक्वल टू 9, तो कुल मिला के x की वैल्यू आ जाएगी 3। आई नो खिचड़ी बन गई है, बहुत कुछ हमने सॉल्व किया, पर ये फाइनल आंसर है। x की वैल्यू आएगी 3, y की वैल्यू -2, मतलब जो कि है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बहुत ही समझदारी से देखना है किसको किससे इक्वेट करके कौन किससे कैंसिल होकर हमें फाइनल आंसर देगा, ठीक है। चलिए y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3। एक और चीज, मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को पहले किया, तो ऐसा कोई रूल नहीं कि हर बार सेकंड एंड थर्ड को ही पहले करना है। ट्राई टू कंपेयर कि 3 जो इक्वेशन आई है उनमें से कौन सी 2 को सॉल्व करना हमारे लिए पहले प्रॉफिटेबल होगा, मतलब हमारे लिए जल्दी आंसर देने वाला होगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि दूसरी और तीसरी में 3 वैल्यूज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -6x ये तीनों कैंसिल हो रहे हैं, तो केवल y बच रहा था, तो सॉल्व करने पे सीधे सीधे y की वैल्यू मिल रही थी, इसलिए उसको मैंने पिक किया। चलो यहाँ पे हम एक बार कंप्यूटर जी से जवाब वेरीफाई करवा लें, क्या उनका आंसर भी सेम आ रहा है। तो उनका आंसर भी है ऑप्शन ए 3, -2, हमारा आंसर भी सेम। तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड यस, जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बोला था कि क्या यहाँ सेंट्रॉइड वाली बात एप्लीकेबल होती है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई सेंट्रॉइड का फंडा है कि x प्लस x की तीनों वैल्यूज को ऐड करके होल डिवाइड बाय 3 करेंगे। 6 तिया 9, 9 तिया 12, 12/3 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो सेंट्रॉइड नहीं है भैया, सेंट्रॉइड अलग होता है, ध्यान रखना है आपको हमेशा। और वहां पे देखो -6 -7 + 3 होल डिवाइड बाय 3, 6 और 7 हो जाएगा 13,
-13 + 3 तो -10/3 ना ना मुन्ना ना। तो हमेशा 3 पॉइंट देके सेंट्रॉइड फॉर्मूला मत लगा देना। यहां मैंने प्रूव भी कर दिया कि वो गलत होता है, मतलब गलत मतलब हर जगह 3 पॉइंट को देके सेंट्रॉइड नहीं लगाते, अलग होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना हमेशा। चलो स्क्रीन क्लियर, सवाल पहले ही हमने वेरीफाई कर लिया, जवाब हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2x 2, -2 एंड 3, 7। चलो यहां पे आपको क्या बोल रहा है, 2, -2 और 3, 7 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको यह लाइन क्या कर रही है, यह लाइन डिवाइड कर रही है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर आप देखें तो देखो ऑप्शन आपके पास 9, 2, 2, 9 इंटरनली एक्सटर्नली, ऐसे 4 ऑप्शन है आपके पास। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक तो हमें ये भी नहीं पता कि पॉइंट्स क्या है, तो x, y, ठीक है, तो ऐसे x और y की कितनी वैल्यूज है जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, पर वही वैल्यूज यहां भी लगनी चाहिए। तो आपके पास यहां पे 2 चीजें, 2 जानकारियां हैं जिनकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो अगर हम देखें और अगर हम रेशियो मान लें तो रेशियो कितना हमारा होगा सर, तो सर रेशियो होगा k:1, क्योंकि रेशियो भी नहीं पता है हमें, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहां पूरी मेहनत किस लिए करनी है, k:1 निकालने के लिए, ये जो k:1 का जो रेशियो है वो निकालने के लिए, ठीक है। चलो हाँ, यहां से आप ये बोल सकते हो कि 2x + y = 4 है, तो कोई अगर y की वैल्यू पूछेगा तो 4 - 2x, एक तरीका, एक हमने ये एक्स्ट्रा जानकारी इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल ली है। तो अगर आप चाहें तो आपके 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x और 4 - 2x, ठीक है। चलो अब अगर x आपको निकालना है यूजिंग दिस, तो आप क्या बोलोगे, सर k × 3 करना पड़ेगा, k × 3 + 1 × 2 होल डिवाइड बाय k + 1, ठीक है। और y की वैल्यू, सर y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, y वुड बी इक्वल टू कितना, सर ये हो जाएगा k × 7 प्लस कितना, +1 × -2 होल डिवाइड बाय k + 1। चलिए आपके पास x और y की 2 वैल्यूज आ गई, और आपके पास साथ ही साथ यहाँ पे इक्वेशन भी है जहां पे x और y आप रख सकते हैं, रख दीजिए। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो 3k + 2 अपॉन k + 1, ठीक है। बस 2 मिनट और अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान सवाल है। 7k - 2 अपॉन k + 1, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे, सर x और y की वैल्यू इक्वेशन में रख देते हैं, हो सकता है हमें आंसर मिल जाए। चलिए तो 2 × मैंने x की जगह रख दिया 3k + 2 होल डिवाइड बाय k + 1, जहां पे x था वहां पे वैल्यू रख दी। उसके बाद प्लस y की जगह रख दिया मैंने 7k - 2 होल डिवाइड बाय k + 1, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 4। चलिए अब आप सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो पूरी इक्वेशन k के फॉर्म में आ गई है, बस आपको k निकालना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर लेकिन आपको कैसे पता कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, प्रभु लिखा है ना भैया लाइन, तो वो लाइन उस पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब वो जो पॉइंट है वो इस लाइन का भी है और इन दोनों के रेशियो का भी है, तो दोनों का उस पर बराबर का अधिकार है, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 × 2 = 6k + 4 + 7k माइनस यहाँ पे 2 होल डिवाइड बाय k + 1, एलसीएम क्योंकि लेने की जरूरत नहीं, दोनों सेम ही है, इज इक्वल टू 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सर हमें यहाँ पे मिलेगा 6 और 7 हो जाएगा 13k, और यहाँ पे 14 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा +2, और ये k + 1 जब ब्रैकेट के बाद वहां जाएगा उस तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4k + 4, है कि नहीं भाई, 4k + 4 मिलेगा। चलिए सॉल्व करेंगे तो 13k - 4k वुड बी इक्वल टू 4 - 2, तो ये हो जाएगा कितना 9k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू आएगी 2/9। कितने k की वैल्यू 2/9, k की वैल्यू 2/9, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, तो सर रेशियो हो गया 2/9 होल डिवाइड बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब फ्रैक्शन को उसमें करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/9, और क्योंकि पॉजिटिव है तो मतलब हमारा जवाब क्या होना चाहिए 2/9 इंटरनली। क्या आपको ये समझ में आया, बिल्कुल सर, सवाल सॉल्व हो गया हमारा बिल्कुल ठीक से। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इक्वेशन को कैसे यूज करना है और कैसे हमने फिर k की वैल्यू निकाली, हमने x और y निकाला ही नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई, जिस चीज की जरूरत नहीं वो क्यों सॉल्व करेंगे, जितना जरूरत था उतना निकाल दिया।
कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी, आंसर मैच हो रहा है, मतलब स्क्रीन क्लियर। एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ अ पॉइंट ए बी, एक पॉइंट है ए बी जो कि है इक्वी डिस्टेंट, कहां से, देखो दो पॉइंट है, एक तो ये रहा एक्स प्लस वाई और वाई माइनस एक्स, एंड एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, इन दोनों ही पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब अगर चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाए तो देखिए ये आपका पॉइंट है ए बी, ठीक है। अब इसकी दूरी किससे, दो पॉइंट, अब मान लो एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, एक पॉइंट है आपका x प्लस वाई वाला जिसको मैं मान लो नाम दे रहा हूं यहाँ पे P, और इसको बोल दिया Q, क्योंकि लिखने में थोड़ा आलस है अपन को भैया, सारे कौन लिखेगा x y y x माइनस प्लस, तो P और Q, तो इस पॉइंट की यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी बराबर है। यह है सारांश सवाल का। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट सही बताने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस दो जगह से निकलेगा, एक P से लेकर इस पॉइंट तक का, मान लो इसको नाम दे दिया इसको कैपिटल X, तो एक P से लेकर X तक का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो x प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड साथ में होगा प्लस y माइनस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस निकलेगा दूसरी तरफ से, वो क्या होगा, वो होगा Q से X तक का डिस्टेंस, तो वो भी होगा D1 D2 लिख दो आप, लेकिन दोनों बराबर ही रहेंगे। उसमें क्या होगा, फिर उसमें होगा x माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, कितना, x प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, यहां पे अगर हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, कौन सी प्रॉपर्टी सर, एक प्रॉपर्टी जो कक्षा 9वीं में हमें सिखाई गई थी, जिसको कहते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कहती है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yx और प्लस 2zx के बराबर होता है, ठीक है, प्लस 2zx इसके बराबर होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम D1 और D2 को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम D1 की चर्चा कर लेते हैं, एक्सपैंड करने पे कितना होगा, और लगे हाथ में उसको इक्वल भी कर दूंगा ताकि लिखना कम पड़े। तो D1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 या प्लस 2xy, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस 2ax माइनस 2ay, ठीक है। ये आपने क्या किया, दो को मल्टीप्लाई करते हैं पेयर में, तो x को a से मल्टीप्लाई किया, a नेगेटिव है इसलिए माइनस, y को a से मल्टीप्लाई किया, फिर से a नेगेटिव है इसलिए माइनस। ऐसे ही इसके साथ जो दूसरा वाला बॉक्स है वो भी खुलेगा, तो भैया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पहला दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव तो माइनस 2xy, दूसरा तीसरा दोनों नेगेटिव तो माइनस 2bx, पहला तीसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस 2by। ये इस तरफ का मामला हो गया। ऑल्सो ये बात आपको ध्यान रखनी कि क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, क्योंकि d1 इज इक्वल टू d2 है, उसी हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आपको मिलेगा जो मैं इक्वल टू के इस तरफ लिख रहा हूं, सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले दोनों पॉजिटिव तो 2xy, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस 2xy, दूसरे दोनों नेगेटिव तो मतलब माइनस 2ay की जगह हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहला आखिरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस 2ax। अब ऐसे यहां पे होगा साथ में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, पहले दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस 2xy, दूसरे तीसरे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस 2by, पहले तीसरे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस 2bx। अब आप क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करते समय जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 2xy माइनस 2xy कैंसिल, इधर माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल। अब दोनों आर पार देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल्ड विथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर इधर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तीनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे भी तीनों पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, सीक्वेंस अलग अलग है पर कैंसिल तो हो ही जाएंगे।
-2x दोनों तरफ है इसलिए कैंसल, -2by दोनों तरफ है इसलिए कैंसल, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये पहली बात तो ये +2bx है, ठीक है, माइनस नहीं, इसका ध्यान रखना। उधर पे देखेंगे, हाँ सही है। अब कुल मिला के बच क्या गया आपके पास, तो अब आपके पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जो बचा हुआ हमारा कंटेंट है, तो यहां बचा 2bx - 2ay और ये इक्वल होगा 2ay - 2bx के। अब आप क्या करेंगे, सीक्वेंस चेंज कर देंगे, तो भाई 2bx + 2bx एक तरफ, 2ay + 2ay एक तरफ, क्योंकि नेगेटिव था, साइड चेंज हुआ तो पॉजिटिव, 4bx = 4ay, 4 से 4 कैंसल, bx वुड बी इक्वल टू ay, तो यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन ए ay = bx, वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए, समझ में आया आपको, ये सवाल आसान था, थोड़ा सा दिख सकता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन देखो एक ही स्टेप में सब कुछ कैंसिल हो गया, तो खास कुछ बचा नहीं आपके पास करने को लास्ट में, और बहुत ही आसानी से आपको आपका जवाब मिल गया। हाँ, कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन ए हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी का भी सही है, तो स्क्रीन क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नया क्वेश्चन है, यदि आपको बोला जाए m - n की वैल्यू निकालिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या निकालना है, m - n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे सर, सबसे पहले तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल दिया हुआ, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस केस में जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप रिवाइज कर सकते हैं वो ये है कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल की डायगोनल्स बराबर भी होती हैं, तो ये जो इनका पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन होगा, जो भी इसको नाम दे दें PQRS होगा ना, ये होगा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो आप यहां पे लिखोगे T, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स क्या है, is a midpoint of diagonals, is midpoint of diagonals, ठीक है। चलिए, is midpoint of diagonals ये आप लिख देंगे, है ना। चलो, अब यहां पे हो गया, अब क्या होगा, अब भैया जो पॉइंट T है उसके कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम यूज, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। एक होगा डायगोनल PR का मिड पॉइंट, ठीक है। अब PR के केस में x वुड बी, देखो PR के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, इधर 9 उधर m एंड होल डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 9 + m होल डिवाइड बाय 2, और y हो जाएगा यहां पे 2 + 13 होल डिवाइड बाय 2, मतलब कितना, 15/2, ठीक है। यही पॉइंट, जो 2 पॉइंट आपने निकाले, यही x और y जब आप किसके रूप में निकालोगे, QS के रूप में निकालोगे, तब x हो जाएगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट है भाई, दोनों ही T के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, बस एक PR के थ्रू बता रहे हैं, दूसरा QS के थ्रू बता रहे हैं। अब x हो जाएगा यहां पे 15 और 5, 15 + 5 होल डिवाइड बाय 2, मतलब x हो जाएगा यहां पे 20 डिवाइड बाय 2। अब आपके मन में कितने भी जोर जोर से उमड़ घुमड़ के विचार आ रहे हो कि 20/2 को कैंसिल कर दें, तो मत करना, क्योंकि प्रभु यहां पे फिर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी उलझन आएगी। इस तरफ y वुड बी इक्वल टू कितना, n + 5/2, यहां पे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचिए, ये जो पॉइंट T के कोऑर्डिनेट निकाले, एक वाया PR, दूसरा वाया QS, दोनों ही सेम बात कर रहे हैं, दोनों ही x की वैल्यू बता रहे हैं, दोनों ही y की वैल्यू बता रहे हैं, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 9 + m होल डिवाइड बाय 2 है, दिस वुड बी इक्वल टू 20/2, तो कुल मिला के आपको यहां से मिलेगी देयरफॉर m वुड बी इक्वल टू 11, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास क्या होगा, तो 15/2 वुड बी बराबर किसके, n + 5/2, नीचे दोनों के पास 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पे आप सॉल्व करेंगे, आपको n की वैल्यू मिलेगी 15 - 5 मतलब 10, तो आपको m मिल गया 11, n मिल गया 10, दोनों को किया माइनस, आंसर आया 1, जो कि यहां पे है ऑप्शन डी। सोचने समझने सीखने वाली बात, सबसे पहले कि रेक्टेंगल में किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं,
कैसे आप डायगोनल्स के मिड पॉइंट को यूज करके आसानी से बहुत ही टफ दिखने वाले क्वेश्चन को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। समझ में आया? क्या किया आपने बस डायगोनल का यूज किया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको, ये जो इंफॉर्मेशन है आपको नहीं याद रहेगी या कभी ज्ञात नहीं करवाया गया किसी के द्वारा, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। पर अगर आप समझ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसको ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे कि रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स होती हैं बराबर और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब जो मिड पॉइंट होगा डायगोनल का वो दोनों ही डायगोनल का सेम मिड पॉइंट रहेगा, इसलिए आप कंपेयर करके आसानी से m और n की वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई करवाएंगे। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी, मतलब स्क्रीन क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P -3,2 टू y एक्सिस इज m। ठीक है, अब देखो y एक्सिस से बोल रहा है, मतलब पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी कि सर x की वैल्यू है 0। ठीक है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन द y एक्सिस उसको वो क्या है, इट इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ कुछ ज्यादा सॉल्व करने लायक नहीं है, बस केवल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले तो मेरे लिए इतनी हेल्प कर दो कि मुझे ये पॉइंट कहाँ लाए करेगा वो बता दो। ठीक है, -3,2, चलिए देश की जनता बताएगी -3,2 कहाँ लाए करेगा। सर x की वैल्यू -3, तो 1 2 3 यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये हो गया -3। अब (2) बोल रहा है, तो -3 की इसी लाइन में मान लो ये रहा -1, ये रहा -2 और इधर कहीं आएगा -3 और यहाँ पे आएगा 1, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे करें तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो यहाँ आपका पॉइंट आएगा -3,2। अब यहां से बोल रहा है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -3,2 टू द y एक्सिस। अब यहां से y एक्सिस तक जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता नहीं, ये परपेंडिकुलर आपने बना दिया y एक्सिस तक। ठीक है, वैसे मैंने ऐसे बनाया है लेकिन आप इसे सीधी लाइन भी बना सकते हैं। ये है आपका परपेंडिकुलर, आपने बताना है जो m पॉइंट आएगा y एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये परपेंडिकुलर और ये आ गया परपेंडिकुलर का फुट ऑन y एक्सिस, तो मतलब x तो पक्का हो गया 0, तो x वुड बी इक्वल टू 0। y की वैल्यू जैसा कि मैं देख पा रहा हूं वुड बी 2, तो कोऑर्डिनेट होगा 0,2। क्या होगा कोऑर्डिनेट 0,2, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी के रूप में दिख रहा है। सिंपल इजी। क्या आपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज किया? नहीं सर, केवल बेसिक सिंपल डायग्राम बना के आपने बता दिया कि आपका जवाब आ रहा है 0,2। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं मन में हो तो बिल्कुल आप अपनी शंका को दूर करें। ऑप्शन बी 0,2 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, हमारे हिसाब से भी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b 7, -7,4 इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 बराबर हिस्से अगर कहीं लिखना चाहें आप तो 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, बाइसेक्ट होता है 2 पार्ट्स, तो ट्राइसेक्ट होता है 3 पार्ट्स। ठीक है, एट द पॉइंट P and Q। ऑब्वियस सी बात है जब आप 3 बराबर हिस्से करेंगे तो आपको 2 बार कट करना पड़ेगा, है ना। कैसे, अब देखो यहाँ पे देखो, ये रहा मान लो आपका P और Q, नहीं क्या नाम है इसका, A और B। अब इसके अगर आपको 2 हिस्से करने, आपने 1 कट मारना है कि नहीं। बहुत सिंपल सा बात है भाई, 2 हिस्से करने तो 1 कट और 3 हिस्से करने तो 2 कट। ठीक है, इसमें पॉइंट P है A के पास, Q है B के पास, ये देखो साफ साफ लिखा है P इज नियरर टू A। चलिए, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q आर A, 0 एंड -4, B। चलिए लिख लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं A, 0 एंड यहाँ पे है -4, कितना B रिस्पेक्टिवली। A और B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए देखो 2, -2 एंड यहाँ पे है -7,4। चलिए अब आपको क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली आपको बतानी है। A और B की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखो, सबसे पहली बात तो A और B, क्योंकि जिसके दोनों पॉइंट पता है तो आप AB डिस्टेंस निकालना आपके लिए सबसे आसान है सर। लेकिन उसकी मदद से बाकी कैसे निकलेगा, देखो मेरा प्लान बहुत सिंपल है। पहले A से लेकर B तक की दूरी निकालो, फिर उसके 3 हिस्से करो। वो जो 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा AP के पास जाएगा तो AP की दूरी पता होगी तो A निकाल लोगे,
एक हिस्सा QB के पास जाएगा जिसमें आपको B की वैल्यू निकालनी, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB की वैल्यू। अब AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले तो कितना होगा सर, ये हो जाएगा -7 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस 4 -2 मतलब +2 हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर। -7 को आपने x2 माना, x2 -x1 -7 -2 और 4 -2, ठीक है। चलिए तो AB की वैल्यू यहां से हम सॉल्व करके निकालेंगे, तो 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81, 6 का स्क्वायर इज 36, तो अंडर रूट ऑफ 81 + 36, तो AB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ 6 और 1 7, 8 और 3 कितना 11, ठीक है, 111। AB की वैल्यू 117, ये AB हो गया। अब इसके 3 हिस्से अगर हम करेंगे तो AP वुड बी AB/3, मतलब रूट ऑफ 117/3। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो AP हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 117/9। ये क्या किया आपने, क्योंकि आपने 3 को रूट के अंदर ले लिया तो स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि आप बैलेंस कर सके। 9 से डिविजिबल है तो आंसर आ जाएगा आपका रूट ऑफ कितना, सर हो जाएगा 9 1 जा 9 27, तो 9 3 27, रूट ऑफ 13। ये AP की वैल्यू है एक तरीके से। अब हम दूसरे तरीके से भी AP की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें हम डायरेक्टली निकालेंगे AP, तो डायरेक्टली आएगा AP वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। AP की वैल्यू हमें पहले से पता है, √13 इज इक्वल टू A-2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा A-2 का होल स्क्वायर और 0 + 2। अगर इसको ओपन करना चाहें तो ये हो जाएगा कितना, ओपन करेंगे तो A² + 4 - 4A + 4, ठीक है। दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल कर दो, तो रूट से रूट कैंसिल, यहाँ बचा 13 इज इक्वल टू A² - 4A + 8। आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फाइनली, तो 0 वुड बी इक्वल टू A² - 4A - 5। ये कैसे आया भाई, 13 पॉजिटिव से वहां जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, 8 और 13 को आप माइनस करेंगे बचेगा -5। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 5 और ऐड करने पे आना चाहिए 4, ये रहे भाई आपके सामने, -5 और +1। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -4 और मल्टीप्लाई करोगे आएगा -5। एक आएगा आपका A, तो अंदर आएगा A-5 कॉमन पहले दोनों में से, दूसरे में से +1 कॉमन तो A-5, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो A-5 एंड A+1 आर योर आंसर्स, तो आपका फाइनल आंसर A वुड बी ईदर 5 और 1 और -1, ठीक है। चलिए अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो A की वैल्यू 5 हो सकती है या -1 हो सकती है। -1 होने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट देखो -7,4 है, तो मतलब जो आपकी लाइन होगी AB वो बन कैसे रही होगी, अगर आप थोड़ा सा रफ में बनाएं तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन 2, -2 मतलब नीचे आएगा, है ना, और -7,4 मतलब यहाँ कहीं ऊपर जाएगा, तो पॉसिबल है कौन सी वैल्यू, -1 होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप -1 को अपने जवाब के रूप में मार्क करेंगे। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शंका तो नहीं। 5 होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, जैसे यहाँ पे अगर हम चेक करें, अभी तो खैर A निकला है -1, 0, हाँ हो सकता है क्योंकि आपका आंसर क्या आ रहा है, फाइनल B की वैल्यू है -7,4, तो -7 तो यहाँ आगे कहीं आएगा, ठीक है। चलिए हो सकता है, तो आप A5 वाले को रिजेक्ट कर देंगे, A = -1 वुड बी फाइनल, ठीक है। चलिए ये आपने AB निकाला था, AP निकाला, अब आप थोड़ा सा इसमें और क्या करेंगे, अब आप QB निकालेंगे, उसकी मेहनत आपको करनी है और आपको आपका आंसर पूरा मिल जाएगा। बाकी पूरा मैं इरेज कर रहा हूं भैया क्योंकि जगह हमारे पास आपको भी पता है कम है। जैसे AP निकाला √13, वैसे ही क्योंकि ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर हिस्से, तो इतना तो पक्का है कि QB की वैल्यू भी होगी √13। रखिए फॉर्मूला, तो भाई √13 वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -7 + 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो QB है वो है -4, तो -7 + 4 और +4 - B का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा, पहली बात तो रूट से रूट कैंसल, 13 इज इक्वल टू -7 + 4 मतलब -3 का स्क्वायर +16 + B² -4 2 8B। अब ये हो जाएगा 13 - 16
-9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 8b। ये कैसे आया सर? 16 यहाँ गया माइनस, -3 का स्क्वायर, वैसे तो पॉजिटिव 9 होगा लेकिन जब आप इस तरफ ले जाएंगे तो वो -9 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 9 हो जाएगा 25। अब 13 में से 25 गया तो कितना बचेगा? -12 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 8b। कुल मिला के इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12 और ऐड करने पे आना चाहिए कितना? 8। तो ये रहा। अब आप b कॉमन लेंगे तो b -6, -2 कॉमन लेंगे तो b -6। b की वैल्यू सर एक बार आएगी -6, मतलब एक बार b -6 और एक बार आएगा कितना? एक बार आएगा b -2। चलिए, तो एक आया आपका फैक्टर b -6, दूसरा आया b -2, दोनों शून्य के बराबर। b की वैल्यू आएगी या तो 6 या फिर -2। अब यहां देखो -4, -2, a, 0। अब q की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? यहां पे अगर a था 2, -2, मतलब नीचे था, ठीक है, -7, 4। एक बार चेक कर लो कहीं और कुछ दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, देखो -1 एंड -2 वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, तो ऑप्शन डी को हम मार्क कर दें क्या? -1 एंड -2 ऑप्शन डी। क्या बोलते हो? देखो उल्टा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने यहाँ ए लिखा है तो यही होगा, ए उस तरफ से हो सकता है, फिर पी, फिर क्यू, फिर बी, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी जो आंसर है उसके हिसाब से एक तो -1 है और दूसरा -2 है। बाकी हम देखते हैं कहीं कुछ गलती तो दिख नहीं रही है। नहीं, एक मिनट, b इक्वल टू 6 और 2 आएगा ना? हाँ, +2 आएगा, तो एक माइनस और एक प्लस, सॉरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी -1 एंड 2, क्योंकि b -2 है, साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई कर दें। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी -1, 2, हमारा आंसर भी सेम। तो स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन हमारे सामने, चलो। If the line segment joining 2, 3 and -1, 2 is divided internally, देखो अब यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट करेंगे? एक तो ये कोऑर्डिनेट्स, दूसरा डिवाइडिंग, दूसरा इंटरनली, ठीक है, देन रेशियो, ठीक है, बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + 2y = k, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सिंपल है। ऐसा हमने एक सवाल थोड़ी देर पहले किया था, उसमें हमें डायरेक्टली रेशियो निकालना था या रेशियो पता, या तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है भाई, जो जानकारी दी है उससे x और y निकालो, पुट करके इक्वेशन में आंसर निकाल दो k की वैल्यू। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल अगर आपके बेसिक्स करेक्ट हैं तो। चलिए, x1 लिखा आपने 2, x2 लिखा आपने -1, y1 लिखा आपने 3, y2 लिखा आपने 2। चलिए, इसके बाद m1 लिखा आपने 3, m2 लिखा आपने 4। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे सर? सीधे सीधे हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक, जो कहता है कि x = m2, नहीं सॉरी, कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा m1 से स्टार्ट होगा भैया, क्योंकि उसी ने पूरी कहानी स्टार्ट की है। तो 3 × -1 प्लस 4 × 2 अपॉन 3 और 4 हो जाएगा 7। तो x = -3 + 8 होल डिवाइड बाय 7, तो x की वैल्यू आएगी 5/7। चलिए, ये हो गया x। अब आ जाते हैं y के पास, तो y वुड बी 3 × 2 प्लस 4 × 3 होल डिवाइड बाय 7, क्योंकि 4 और 3 हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू 6 प्लस 4 3 12/7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 18/7। बस अब इन वैल्यूज को इक्वेशन में रख के आप अपना आंसर बता सकते हैं। इक्वेशन है x + 2y = k, आपको k की वैल्यू बतानी है। तो चलो यहाँ पे देखो, x की जगह आ जाएगा 5/7, y की जगह यहाँ पे 2 × y है, तो 2 × 18, 18 दूनी 36/7 = k। 36 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 41/7 इज द वैल्यू ऑफ k। क्या ऐसा कुछ आंसर है हमारे पास? बिल्कुल है सर, ऑप्शन डी 41/7 है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पहले x और y की वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू फिर इक्वेशन में पुट करके अननोन क्वांटिटी k को हमने यहाँ पे इजीली सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आसान सवाल था ये, बिल्कुल सर, बस थोड़ा सा ऊपर ही माला उपयोग करना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर सवाल में करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, हमारा जवाब भी सेम। स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज बोथ पॉइंट्स। ठीक है,
पहली बात तो जैसे ही आपने पढ़ा वाई एक्सिस पे है, आपको पता है कि भैया एक्स वाले की नहीं चलेगी, मतलब एक्स क्वाड्रेंट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये जो दो आंसर मैंने हाईलाइट किए, ये इस बात की निशानी है कि आप दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। बचा क्या? बचा या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी। अब या तो आप ऑप्शन को यूज करके डिस्टेंस निकालो और चेक करो दोनों में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम एक काम करते हैं, उस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब अगर आप एक्स कॉमा वाई मानेंगे तो भाई आपकी इक्वेशंस आएंगी। इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, तो बेहतर है आप ऑप्शन को यूज करें। इक्वेशन आप करेंगे तो भैया देखो दोनों बराबर है, तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन करना, कैंसिल करना, सॉल्व करना, एक्स और वाई की इक्वेशन लाना, उसके बाद उस इक्वेशन में सेट करना, इन दोनों में से कौन सा सेट होगा, तब आपको आपका आंसर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे भाई दो ऑप्शन है, मैं सबसे पहले कर रहा हूँ 0,9 को, ठीक है, इसको यूज करते हैं। चलिए, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे, डी वुड बी एक तो अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 6 का स्क्वायर एंड देन 9 माइनस 5 का स्क्वायर। देखो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही जाता है कि आपका जवाब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 4 का स्क्वायर 16, तो डी वुड बी 36 और 10, ये हो जाएगा 52। ठीक है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो डी वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 कितना, सर ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 4, मतलब 0 प्लस 4 का स्क्वायर और 9 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए देखो लगभग सेम जा रहा है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे आप तो डी की वैल्यू दोनों ही पक्षों से आ रही है रूट ऑफ 52। मतलब हमारा जवाब क्या होगा, मतलब हमारा जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 0,9। ठीक है सर, यहाँ तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अगर नहीं होंगे तो भैया 4 ऑप्शन है, अप्लाई करके देख लेना, जिसमें डिस्टेंस बराबर आ जाए उसको सॉल्व कर लेना। इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू डूइंग एनी ट्रिक, जैसे एक्स और वाई लेके फिर सॉल्व करने इक्वेशन, वहाँ पे भी मेहनत है, पर उससे कम मेहनत मेरे को लग रहा है यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने में। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 0,9, हमारा जवाब भी सेम। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आपका सवाल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल M दैट इज एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, ABC इज द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, चलो आपको क्या बोल रहा है कि जो ट्राइंगल ABC है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तीसरे चौथे में नहीं जा रहा है, मतलब जितनी वो जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पहले या दूसरे क्वाड्रेंट के होंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड C आर 2,5 एंड -2,3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट B फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा वाला अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, किसके लिए, हमारे जवाब के लिए। देखो ऐसा क्यों होगा, ये मान लो आपका ट्राइंगल है AC, उसमें एक यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। अब जो B है ना उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो इधर बन जाए, ठीक है, या फिर इधर बन जाए। ठीक है, या तो ऊपर या फिर नीचे, मतलब एक या तो नीचे बन जाए, या फिर अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो या फिर सेम AC डायगोनल लेके AC को लेके हाइपोटेन्यूज इस तरफ बन जाए, ऊपर या नीचे। यहाँ भी पॉइंट B रहेगा, वहां भी पॉइंट B रहेगा। अगर जो नीचे बनाया तो कोऑर्डिनेट्स एक बार थोड़ा तो गैस कर सकते हैं, क्योंकि देखो A क्या है, A है 2,5। ठीक है, तो ये जनाब इसी की लाइन में है, तो मतलब B की वैल्यू आ जाएगी 2, समथिंग। ठीक है, 2, समथिंग। ठीक है, और C के लिए क्या करेंगे फिर हम लोग, C के कोऑर्डिनेट से भाई -2,3। ठीक है, तो यहां से भैया अपन ने देखो 2 उधार ले लिया कि 2 की लाइन में है, ये भाई साहब 3 की लाइन में है, तो यहां से 3 उधार ले लो, तो 2,3 आपके एक B के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो गए। ना तलवार चलाई ना कुछ फॉर्मूला लिखा, केवल डायग्राम की मदद से आपने यहाँ पे आंसर बता दिया कि एक आंसर है 2,3। और क्योंकि शायद एक ही ऑप्शन है जहां 2,3, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। लेकिन एक बार हम दूसरा पक्ष भी देख लेते जो ऊपर वाला पॉइंट होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हो गया पॉइंट B, अगर तो एक तो इसकी लाइन में है, सर ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ से 2 लेना है कि 5 लेना है। अब देखो भैया ये आपको समझना पड़ेगा कि आप y एक्सिस पे जा रहे हैं कि x एक्सिस पे जा रहे हैं। ठीक है, 5 की लाइन में जा रहे हैं, अब तो एक वैल्यू होगी 5, लेकिन वो x की होगी या y की होगी। तो आप एक इमेजिनरी x और y एक्सिस देख लें कि भैया 5 यहाँ पे है, मतलब y एक्सिस की वैल्यू है तो 5। और एक और चीज, ये 5 y पे बैठा है तो y की वैल्यू बताएगा ना, x की वैल्यू क्यों बताएगा अपने दुश्मन की। ठीक है,
दूसरा नीचे से उठाओगे तो भैया -2 की लाइन में है तो -2 उठ जाएगा। यही आपको सीखना है कि -2 और 3 में से कौन सा हम पिक कर रहे हैं, x या y। ठीक है, -2x है तो वहां से -2 आएगा, यहाँ पे 5 है तो वहां से 5 आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं मतलब आप देखो x एक्सिस की वैल्यू पता कर रहे हो इनकी मदद से, और यहाँ पे इनकी मदद से y एक्सिस की वैल्यू, इसलिए दूसरा आंसर होगा -2,5 जो कि ऑप्शन ए में पहले से सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे टिक के सामने ग्रीन टिक का इंतजार करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। वैसे अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट को मान सकते हैं x, y, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपने सवाल का जवाब बता सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरी अप्रोच बता दी जो कि थी फॉर्मूला बेस्ड। ये अप्रोच थी डायग्राम बेस्ड, जहां पे आप डायग्राम की मदद से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर, आंसर हमने पहले ही मैच कर लिया है। अगला प्रश्न है हमारे समक्ष, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज px, ठीक है, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू -10, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। चलिए, जैसे ही मैंने पढ़ा मिड पॉइंट, दिमाग में पहली चीज मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट है, तो फिर मिड पॉइंट सॉल्व करने में काफी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, k की वैल्यू पता करनी है। चलिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि x इक्वल्स टू, ये वाला x होगा जो कि, और ये वाला x भी होगा जो कि क्या होगा, तो 3 + k होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे y विच इज 4 + 6 होल डिवाइड बाय 2, तो मतलब 10/2, तो मतलब ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 + k/2, y की वैल्यू 5। अब आप इसको इक्वेशन में यदि रखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x की जगह 3 + k/2, यहाँ पे मिलेगा +5 -10, आंसर निकालो और k की वैल्यू मार्क कर दो। चलिए, तो 3 + k/2 -5 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + k/2 = 5। आप सॉल्व करेंगे इसको तो 3 2 10, 5 2 10, तो 3 + k हो जाएगा 10 के बराबर, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7। कितनी, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7, तो b = b की वैल्यू 7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 3 + k = 10, k की वैल्यू 7, ये आपका आंसर आ गया। आप एक बार कंप्यूटर जी से और वेरीफाई करवाएंगे भाई, क्योंकि उन्होंने अगर हाँ नहीं बोला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर जी का आंसर भी है 7, हमारा आंसर भी 7, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट 3,5 विल बी। अच्छा, देखिए अब क्या बोल रहा है, आप ये पॉइंट है 3,5 जो कि हमारे कार्टेशियन प्लेन पे लाई कर रहा है। 3,5 है मतलब x पे 1 2 3, y पे 5 मान लो यहाँ कहीं है रफली। ठीक है, इसका डिस्टेंसेस फ्रॉम x एक्सिस, अब x एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो, डिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं तो वैसे तो 10 तरीके हैं डिस्टेंस निकालने के। सर वो कैसे, तो वो प्रभु ऐसे कि मैं यहां से यहां गया, ये भी तो डिस्टेंस है, और मैं यहां से यहां गया, ये भी तो डिस्टेंस है। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, 3,5 है तो मुझे बता दो कौन सी वैल्यू 3 कौन सी वैल्यू 5। सर यहां पे है 3,5, मतलब 0 से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी है 3। अब जब ये नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 होगा, और जब ये यहां से 5 है तो यहां भी 5 होगा। और इन दोनों का सम करना है, तो 5 वो और 3 वो। इतनी गणित तो हम सबको आती है, वरना तो बनाओ डंडी ऐसे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 गिनो, 8 आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब डंडी बना के मत गिनने लगता बेटा, टाइम लग जाएगा नहीं तो बहुत। तो आंसर आया आपका 8 यूनिट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पे देखो ऑप्शन कैसे कैसे हैं, -1 0 2 8, तो कई बार इंसान क्या करता है जल्दबाजी में बोलता है डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, 5 - 3 कर दो, 2 की दूरी है। तो ऐसा रैंडमली आंसर नहीं देना है, थोड़ा सोच समझ के एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, आपको आइडिया हो जाता है सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे डायग्राम बनने के बाद काफी अच्छे समझ में आया कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस का क्या मतलब है। ठीक है, कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें।
उनका जवाब भी है ऑप्शन डी 8, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी 8, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इफ ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए विल बी। इसमें भी मेरे हिसाब से चित्र की बहुत बहुत आवश्यकता है। चलिए तो हम चित्र कैसे बनाएंगे, तो ये रहा आपका ट्राइंगल, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट ए बी और सी, ए बी सी। अब वो बोल रहा है वर्टाइस ऑफ ट्राइंगल और मीडियन आपको ड्रॉ करनी है, मीडियन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और मीडियन की लेंथ निकालनी है। मीडियन क्या होता है सर, मीडियन जो होता है वो जिस पे भी गिरता है उसके 2 बराबर हिस्से कर देता है। तो मतलब BM वुड बी इक्वल टू MC। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भैया जो ये पॉइंट M है इट इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो आपने लिखा AM इज मीडियन, है ना, इसका मतलब M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। चलिए B और C दोनों आपको पता है, मिड पॉइंट निकालिए। तो सर मिड पॉइंट निकालने के लिए पहले x चाहिए, x में x की वैल्यू 2 + 0 होल डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 1। दूसरा 3 और 1, तो y वुड बी इक्वल टू 1 + 3 होल डिवाइड बाय 2। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपका आंसर आएगा 2। तो आपके m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2 और a के कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से पता है, दैट इज 0, -1। आपसे क्या पूछ रहा है, मीडियन ड्रॉन का लेंथ पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस पूछेगा तो हम क्या यूज करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस का फॉर्मूला विच इज d इज इक्वल टू आपके पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन। तो एक हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 - -1 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो एक 1 - 0 का होल स्क्वायर, दूसरा 2 + 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, d की वैल्यू हो जाएगी, एक तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। अब नहीं पता है तो भैया पता करो, √10 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज अप्लाई हुए, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन इतना कुछ टफ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो कई बार सवाल में ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है पर सवाल टफ हो जाता है। यहाँ पे सवाल भी आसान, कॉन्सेप्ट भी 2 लगे और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी √10 सही है, तो मतलब स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन, 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, सेंट्रॉइड दिया, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। अरे ये तो हंसते खेलते रोते गाते सोते हुए निकाल दोगे, कैसे सर, सेंट्रॉइड का तो फॉर्मूला है ना, उसको अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या कहता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कि सर x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 होल डिवाइड बाय 3। बहुत बढ़िया। x मतलब सेंट्रॉइड है यहाँ पे 0, ये लो, x1 मतलब -1, उसके बाद फिर 5 और तीसरी वाली आपको पता करनी है तो उसको हमने x3 ही लिख देना है, होल डिवाइड बाय 3। अब 3 × 0 करोगे 0, -1 और ये 5 को ऐड करोगे तो 4 इज द वैल्यू ऑफ x3, 4 + x3 तो -4 वुड बी द वैल्यू ऑफ x3। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें -4 हो, वैसे तो एक ही दिख रहा है, मार्क कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डबल श्योर होने के लिए y भी निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, y1 + y2 + y3 होल डिवाइड बाय 3। -3 है y की वैल्यू, y1 मतलब ये वाला 4 + 2 होल डिवाइड बाय y3 जो प्लस y3 ऑल डिवाइड बाय 3 हो जाएगा -3 3 -9 प्लस इज इक्वल टू कितना 6 + y3। तो y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 6 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, -9 - 6 इज द वैल्यू ऑफ y3। दोनों को ऐड करेंगे -15 वुड बी द वैल्यू ऑफ y3। क्या हमने जो ऑप्शन मार्क किया उसमें -15 है? तो देखो पहले वाले से थोड़ा श्योर हुए, दूसरे वाले से डबल श्योर हो गए, क्योंकि 2 बार गलती तो हम नहीं करेंगे, एक बार तो फिर भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा जवाब आएगा ऑप्शन डी -4,15 और यही आपका आंसर है। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि देखो एक आंसर में दिख रहा है -4, तो कई बार जल्दबाजी में इंसान ये भूल जाता है कि मैंने x निकाला है या y निकाला है। जैसे ही दिखा -4, जल्दबाजी में ऑप्शन सी को मार्क करते हुए आगे बढ़ गए। ऐसी गलती नहीं करनी है, कृपया बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस वाइल मार्किंग योर ऑप्शंस, ठीक है। चलो
एंड विद दिस हमारा यहाँ पे 18 से 20 तक के ईयर्स के जितने क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सुन के जाना, बहुत जरूरी। देखो झूठ नहीं बोलता मैं। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो पे वहाँ पे मिलियंस ऑफ हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारा फैमिली इतना बड़ा है और हम किंडरगार्टन से 12th तक का सारा एजुकेशन पढ़ाते हैं। तो एक्चुअली हर दिन, इनफैक्ट हर हाफ एन आवर, हर 15 मिनट्स में हमारे नए सेशंस अपलोड होते रहते हैं। एंड आप में से काफी स्टूडेंट्स इन सेशन को रेगुलरली चेक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में करने को होती हैं। तो कई बार आपसे प्लेलिस्ट, सेशंस, चैप्टर्स मिस हो जाते हैं एंड फिर आप परेशान होकर हमें टेक्स्ट करते हैं कि सर मुझे ये वाला सेशन नहीं मिल रहा, मैम मुझे ये वाला लेक्चर नहीं मिल रहा है, मैम इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिसिंग है, ये वाले कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाए नहीं है। जबकि सब कुछ आपके सामने होता है, बस वही है कि आपको मिलता नहीं है सही समय पे। ठीक है, तो उस समस्या का हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, वो ये है कि हमने हमारी वेबसाइट आपके लिए ऑन एयर कर दी, मतलब आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं magnetbrains.com। आप गूगल पे जाइए, गूगल बाबा आपके काफी सारे सवालों के जवाब देते हैं, तो इसके भी जवाब देते हैं। जैसे ही आप गूगल पे magnetbrains.com टाइप करेंगे, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाती है। वहां पे फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पे ऐसे लिस्ट ऑफ थिंग्स मिल जाती है जो कि मैग्नेटब्रेन्स कवर करता है। ठीक है, जैसे आप किंडरगार्टन से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम में कुछ पढ़ना चाहते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है, यहाँ क्लिक कीजिए। हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं 6 to 12 का, तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। एनटीएससी आप पढ़ना चाहते हैं तो एनटीएससी के टैब पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके एनटीएससी के सारे टीचर्स उनके फेसेस एंड नेम के साथ आपको विजिबल हो जाते हैं, जिस भी वे से आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हो। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स के टैब में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स, टीचर का नाम लिखा है, टीचर का फोटो है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही इन्होंने हमें पूरा पढ़ाया है। एंड जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, किस चैप्टर में क्या कवर किया गया है वो मिल जाएगा, किस वीडियो की क्या ड्यूरेशन है और उसमें कितना आपको देखना है, कैसे आपको करना है, वो पूरी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। जो भी हमारी डीपीक्यू शीट्स हैं प्रैक्टिस वाली, वो भी आपको मिल जाती हैं। बस डीपीक्यू शीट डाउनलोड कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, उसके सॉल्यूशन वीडियो भी यहाँ मिल जाते हैं विदाउट एनी फीस, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कोई भी सेशन देखना चाहते हैं, कितनी भी बार देखना चाहते हैं, आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करिए, कभी भी आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कैसे आपको पूरे हफ्ते या महीने में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिख रहा है, सेम टीचर, शक्ल मैच कर लो, टी शर्ट मैच कर लो, सब कुछ सेम है, घड़ी भी सेम है, वही टीचर है, आपको वही क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, वही सेम चीजें पढ़ाते हैं, बस खाली वे ऑफ, मतलब जिसके थ्रू आप देख रहे हैं, यूट्यूब की जगह हमारी वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, सजेशन, ब्रेक्स वगैरह कम आते हैं, तो आप पूरा पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमारा जो 100% फ्री कोर्स चल रहा है मैग्नेटब्रेन्स का एनटीएससी के लिए, उसमें हम सैट पार्ट कवर कर रहे थे और हम स्टेज 1 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जहां पे हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर। ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अगले सेशन में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो प्लीज उसे देखना मत भूलना। अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।